वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जूही मिश्रा, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर, अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम नीट 2023 बायोलॉजी के पेपर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली तो नीट का रिजल्ट भी अब आउट हो चुका है, लेकिन जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगले साल जो आप पेपर देंगे तो इस साल का पेपर कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, क्या उसकी नेचर थी, क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब आप लगाते हैं तो आप पेपर की प्रॉपर स्ट्रेटेजिक तैयारी कर पाते हैं कि हमने किस दिशा में तैयारी करनी है और किस तरीके के क्वेश्चंस को हमको यहाँ पे लेना है। चलिए, इसके पहले वाली वीडियो में हमने जहाँ तक कंप्लीट करा था उसको आज यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 139 तक करा दिया था मैंने। 140 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी इकोलॉजी का टॉपिक है। Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely, and competitively inferior one will be eliminated eventually. Gauss का competitive exclusion principle ये कहा जा रहा है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ किसी एक ही एरिया में सेम रिसोर्स के लिए compete करती हैं तो दोनों ही नहीं रहती हैं। जो उसमें इन्फीरियर क्वालिटी की स्पीशीज़ होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट पैरामीशियम कॉर्डेटम नॉन किलर वेराइटी और पैरामीशियम ऑरेलिया जो उसकी किलर वेराइटी उस पर किया था। और इन्होंने ये देखा कि पैरामीशियम ऑरेलिया ने पैरामीशियम कॉर्डेटम को उस हैबिटाट से एलिमिनेट कर दिया। यानी स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही है, सेंस बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 इज देयर कि इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन देन हर्बीवोर। इसका ये मतलब है कि कार्निवोर जो होते हैं वो हर्बीवोर की अपेक्षा कंपटीशन में बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। तो पता ये स्टेटमेंट गलत है। हर्बीवोर में भी कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है, और उनके एक्चुअली कार्निवोर में तो कई लेवल होता है, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, तो वो तो आपस में भी एक दूसरे को मार के खा लेते हैं। लेकिन हर्बीवोर के पास तो वेजिटेरियन के अलावा या प्लांट प्रोडक्ट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनके केस में कंपटीशन ज़्यादा एडवर्स होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ। एक राइबोसोम में कितने अलग अलग या डिफरेंट प्रकार की प्रोटीन है। एनसीईआरटी के डेटा में ये मेंशन्ड है 60, 40, 20, 80। तो याद रखिएगा इसका आंसर 80 है। 80 डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन होती है वो आपको राइबोसोम में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 142। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज रिक्वायर फॉर केमियोस्मोसिस। पीटर मिकेल का कॉन्सेप्ट है केमियोस्मोटिक मॉडल। फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ेंगे, जिसमें आपको मालूम है कि हाई प्रोटॉन से लो प्रोटॉन की तरफ मूवमेंट होगी, एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होता है और डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो केमियोस्मोसिस की ज़रूरत क्या क्या है इसमें देखो। एक मेम्ब्रेन चाहिए फोटोसिंथेसिस में, जैसे मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड की होती है। प्रोटॉन पंप चाहिए। प्रोटॉन जो है वो लुमेन ऑफ द थाइलाकॉइड से स्ट्रोमा की तरफ फेंका जाता है। फिर हाई प्रोटॉन लो प्रोटॉन से प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होता है। डायरेक्ट एटीपी बनती है F0 F1 में, तो एटीपी सिंथेज एंजाइम वहाँ पे लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। एल्गल ब्लूम कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी एंड प्रमोट द फिशरी।
Water hyacinth grow abundantly in the eutrophic water body and leads to imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. The amount of some toxic substances of industrial wastewater increases in the organism at a successive trophic level. The microorganism involved in the biodegradation of organic matter in a sewage polluted water body consumes a lot of oxygen causing the death of the aquatic organism. इसका ये मतलब है कि एल्गल ब्लूम जो है वो बहुत ज़्यादा पानी में ऑर्गेनिक मैटर ग्रो करने की वजह से होती है और एल्गल ब्लूम पानी की क्वालिटी इंप्रूव करती है और फिशरी प्रमोट करती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एल्गल ब्लूम से पॉल्यूशन होता है, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन कम होता है, तो इसमें मछलियां मरती हैं, फिशरी को प्रमोट नहीं करता। ये एकदम सरासर गलत है, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, स्टेटमेंट जो गलत है वो ये। बाकी वाटर हाइसिंथ यूट्रोफिकेटेड वाटर बॉडी का मतलब होता है जिसमें नाइट्रेट और सल्फेट बहुत ज़्यादा है, उसमें वाटर हाइसिंथ यानी कि आइकोर्निया बहुत ग्रो करेगा, पोल्यूशन होगा। टॉक्सिक सब्सटेंस जो इंडस्ट्रियल वाटर से निकलता है वो ट्रॉफिक लेवल्स तक एक्यूमुलेट होता है, जैसे डीडीटी, बायोमैग्निफिकेशन हो जाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में ऑक्सीजन का यूज़ करते, इससे पानी का बीओडी बढ़ता है। तो बाकी के 3 ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराएंगे। इसमें डिफरेंट टाइप का पॉपुलेशन इंटरेक्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि कौन सा सिंबल इसके साथ लेना है। अब देखो, म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है एक दूसरे से। कमेंसलिज्म में एक पार्टनर को बेनिफिट होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। और पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आप मैच कराएंगे वो ऑप्शन ए है। और ये पता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे, बहुत ज़्यादा। 144 पर आने, नेक्स्ट है 145 पर आइएगा। मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ स्टेप्स हैं, सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है। जो स्टेप पहले होगी से लेके जो स्टेप बाद में होगी तक, यानी पहले क्या होगा और बाद में क्या होगा। देखो, सबसे पहले तो आपको एक सोर्स लेना होता है डीएनए का। जस्ट अ मिनट। फिर वहां से आप क्या करते हैं कि डीएनए को कट करते हैं, डीएनए को आप निकालते हैं, डीएनए को कट करते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्टिविटी करवाते हैं। फिर उसके बाद जो फ्रेगमेंट चाहिए, जिसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना होता है। देन उसके बाद जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी कई कॉपी बनाई जाती है और पीसीआर साइकिल यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चला करके कॉपी एम्पलीफाई करते हैं। और लास्ट में रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो उसको आप वेक्टर के साथ जोड़ के होस्ट में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो ये रहा सही स्टेटमेंट या सही सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 146 पर आइए। लिस्ट 1 को 2 से मैच कराना है, आयरन, जिंक, बोरॉन और मॉलिबेडनम। तो ये जो है ये मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, कौन से एलिमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, आयरन कैटालेस का एक्टिवेटर होता है, जिंक जो होता है वो ऑक्सीन बनाने में काम आता है, बोरॉन सेल का डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन करवाएगा, जबकि मॉलिबेडनम नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम जो नाइट्रोजन साइकिल में चाहिए उसका एक कंपोनेंट होता है। 147 इस बार नीट के पेपर में मैचिंग और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आए। कॉलम 1 को 2 से फिर मैच कराना है आपने। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो आपको स्टेप्स के साथ बताना है कौन सा पर्टिकुलर एंजाइम कहाँ लगेगा। देखो,
ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जो है, ठीक है, यहाँ ये जो है मतलब ये पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम को लेता है। ये स्टेप जो होती है वो ग्लाइकोलिसिस के बाद होती है, जिसमें एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस को ना ईएमपी पाथवे बोलते हैं, एम्बिडेन मेयरहॉफ पारानास पाथवे, तीनों लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है, ऑक्सफॉस कहते हैं इसको। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ये क्रेब्स साइकिल का पार्ट है। तो इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाने पर ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 148, फिर से 2 स्टेटमेंट है और आपको बताना है, ये असर्शन रीजन दिया हुआ है कि इन द जिम्नोस्पर्म pollen grains released from the microsporangium carried by the water current। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलन ग्रेन होते हैं भाई वो हवा से ही पॉलिनेट होते हैं। रीजन दिया है कि एयर करंट कैरी द पॉलन टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया वेयर द मेल गैमी डिस्चार्ज एंड पॉलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। तो आपको मालूम है ये बात गलत है, पॉलन ट्यूब बनती है इसमें, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी उस लिहाज से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। फिर से 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन दिया है, एक रीजन दिया है, आपको बताना है। अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट, बात तो सही है, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट कि फ्लावर एक कंडेंस्ड स्टेम होता है, शूट होता है, जिसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होती है। रीजन में लिखा है कि इंटर नोड ऑफ द शूट get condensed to produce different floral appendages जैसे calyx corolla laterally at the successive node instead of the leaf। तो लीफ की जगह यहाँ नोड पर फ्लोरल अपेंडेजेस जो होते हैं वो निकल करके आते हैं। तो बात तो ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, ए आर सही है और आर जो है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। मिलेटो मेलानेट यानी मेलोनिक एसिड, इसके साथ एक कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एक मैकेनिज्म होता है कि मेलोनिक एसिड इनिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहैबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम। तो देखो मेलोनिक एसिड का जो कॉम्पिटिटर होता है वो सक्सिनिक एसिड होता है। ऑलमोस्ट मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड का कॉम्पिटिटर है क्योंकि स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक जैसा है। ऐसे में ध्यान रखिएगा ये मेलोनिक एसिड जो है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के साथ कॉम्पीट करता है कि सक्सिनिक एसिड जो है वो बाइंड न करे, उसकी जगह सबस्ट्रेट पर जो मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पर मेलोनिक एसिड बाइंड कर जाए। फिर से 2 स्टेटमेंट है कि अगर आप एक प्रोटीन को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करें, जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, तो आपको पता उसमें एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो यही आपको बताना है कि लेफ्ट में कौन राइट में कौन। जैसे ये प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन को इमेजिन करें लाइन से, लेफ्ट लाइन रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट एमिनो एसिड जिसका सी टर्मिनल दिख रहा है, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड को क्या कह रहा है, सी टर्मिनल फिगर के लेफ्ट को कह रहा है, और राइट साइड जो है वो लास्ट एमिनो एसिड का एन टर्मिनल है। तो आपको पता है सी एन नहीं होता है, एन सी होता है, मतलब इस पॉइंट पर एन होता है रियल में और इस पॉइंट पर सी होता है। नैन्सी याद रखिएगा। तो नैन्सी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड पर एन होता है, राइट साइड पर सी होता है, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये फॉल्स है। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा, ये बात बिल्कुल सही है कि एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे 4 पॉलीपेप्टाइड का ह्यूमन हीमोग्लोबिन बना होता है। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड जो होते हैं वो 574 होते हैं। तो ये ठीक है, इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है। कौन से फाइलम में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती? सिलेंट्रेटा में तो होती है, टिनोफोरा में भी होती है, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट्स में होती है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में नहीं होती, इसमें बाइलेटरल होती है।
बायलेटरल सिमेट्री का मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म को वन फिक्स प्लेन से कट ऑफ करें तो उसके बॉडी के दो इक्वल पार्ट आपको मिल जाएं। और इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके लार्वा में सिमेट्री बायलेटरल होती है लेकिन एडल्ट्स में रेडियल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रेफरेंस में क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट 1 इज देयर कि इन नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जिसको एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। नॉन प्राइमेट का मतलब होता है अदर देन ह्यूमन एंड मंकी, तो एस्ट्रस साइकिल तो चलती है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एस्ट्रस साइकिल चलती है। पहले मेंस्ट्रुएशन जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है उसको मीनोपॉज कहते हैं, ये गलत है, इसको मिनार्च कहते हैं या मिनार्की बोलते हैं। लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसको मीनोपॉज कहते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बात सही है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड फ्रॉम वन मिनार्की टू मीनोपॉज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बी वाले को छोड़ के सब सही है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अगेन असर्शन रीजन इज देयर कि नेफ्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, दूसरा जस्ता मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट कि नेफ्रॉन कॉर्टिकल और जस्ता मेडुलरी होते हैं और ये किडनी में अपनी कॉर्टेक्स और मेडुला की पोजीशन के अकॉर्डिंग ऐसे कहे जाते हैं। और रीजन में लिखा हुआ है जस्ता मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है जबकि कॉर्टिकल का लॉन्ग होता है। ये स्टेटमेंट रिवर्ट है, उल्टा लिखा है। जस्ता मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले काफ़ी लॉन्ग होता है और कॉर्टिकल का शॉर्ट होता है, यानी कि स्टेटमेंट में आर गलत है लेकिन ए सही है। फिर से मैच कराना है। फोविया, फोविया सेंट्रालिस, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट और स्क्लेरा, यानी ह्यूमन आई की एनाटॉमी से क्वेश्चन है। देखो, फोविया सेंट्रालिस वो पॉइंट होती है जहाँ पर ग्रेटेस्ट विजुअल एक्टिविटी होती है, जहाँ इमेज अच्छे से बनती है, ठीक है ना। इसको येलो स्पॉट भी कहा जाता है, मैक्यूला लूटिया भी कहते हैं। तो फोविया सेंट्रालिस इज द पॉइंट वेयर ग्रेट रेजोल्यूशन। ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहाँ कोई भी रॉड और कोन नहीं होती, जहाँ से न्यूरॉन्स आई की ऑप्टिक नर्व आती या जाती हैं। स्क्लेरा जो होती है वो एक्सटर्नल लेयर होती है जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, और आइरिस जो है वो एक विजिबल कलर्ड पोर्शन है जो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी कि प्यूपिल की साइज या उसकी डायमीटर को रेगुलेट करती है। तो आप ऑप्शंस मैच कराओगे तो ऑप्शन 4 निकल के आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, वैक्यूल होता है, लाइजोसोम होता है। तो जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं होगा वो कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, पेरोक्सिसोम भी नहीं होता। दे आर नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कि ब्रॉड पाम है, पाम क्रीज है, और पर्सन जो है मतलब कहते हैं ना कि पाम क्रीज ब्रॉड पाम में, ये कौन से पेशेंट का सिम्टम है? तो अगर आप एनसीईआरटी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करें तो ये आपको स्पेशली मिलेगा, दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम, यानी कि ट्राइसोमी ऑफ 21, जो कि नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से होती है। आगे ध्यान दीजिए, फिर से कॉलम्स मैच कराओ। ये ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का ग्राफ तो नहीं दिया लेकिन ग्राफ के वेव्स दे रखे हैं, पी वेव, क्यू वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। कौन से वेव का क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। तो जो पी वेव होती है, ठीक है, ये ऑरिकल्स में
सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है यानी डीपोलराइजेशन ऑफ द ऑरिकल, और सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्यू वेव जो होती है वो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो पोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल में होती है तो डीपोलराइजेशन बोलते हैं, और टी वेव जो है वो वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करती है। ये कार्डियक साइकिल में भी आपको मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन अर्ली डिटेक्टेड। कंप्लीटली क्यूरेबल बताना है तो आपको मालूम है हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प और HIV जो है ये नॉन क्योरेबल हैं, इनका आज तक कोई इलाज नहीं है। गोनोरिया आंसर होगा इसका। निसीरिया गोनोरिया एक बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है। कॉलम्स मैच कराएंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स दे रखी है और आपको बताना है कि वो क्या सिक्रीट करती है। पेप्टिक सेल, गॉबलेट सेल, ऑक्जेंटिक सेल, हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल तो लीवर की होती है, तो लीवर की सेल तो बाइल जूस बनाती है। ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है और बॉडी में कैल्शियम का और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर पर काम करती है। उसके अलावा पेप्टिक सेल जो है वो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन बनाती है और गॉबलेट सेल स्टिकी म्यूकस बनाती है। फिर से दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन, और आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट्स का क्या रिलेशन है। स्टेटमेंट असर्शन को ध्यान से देखिएगा। एंडोमेट्रियम एसेंशियल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो बच्चे का जो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टुला का, जहाँ से इम्प्लांट होने के बाद से प्रेगनेंसी पहले दिन से गिनी जाती है, तो एंडोमेट्रियम इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन करता है। बात तो सही है। रीजन में लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजनरेट करेगी दैट कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो यही वजह है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगी, कॉर्पस लूटियम खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात भी सही है कि स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दो इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। दे आर नॉट कोरिलेटेड विथ ईच अदर, यानी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट आर नॉट एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। प्रोब एक क्लोनिंग वेक्टर नहीं होता, ये एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल रेडियो एक्टिव DNA या RNA होता है, जिसको VNTR का पता लगाने के लिए, VNTR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, जिससे कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का DNA प्रिंट पता कर सकते हैं। जबकि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है, PBR 322 होता है, और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी एक क्लोनिंग वेक्टर होता है। कॉलम्स मैच कराएंगे। टीनिया में कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, पैरामीशियम में, पेरिप्लेनेटा में, फेरितेमा पोस्टोमा में। टीनिया टैपवर्म, पैरामीशियम पेरिप्लेनेटा कॉकरोच है, फेरितेमा अर्थवर्म है। तो ध्यान दीजिएगा, टीनिया जो है, टीनिया सोलियम, तो ये प्लेटियलमिंथस है तो इसमें फ्लेम सेल होगी। पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। पेरिप्लेनेटा यानी कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच में एक यूरिकोज ग्लैंड होता है और फेरितेमा में नेफ्रीडिया होती है। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया एक टर्म आता है, इंटीगुमेट्री नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है ना। तो अलग अलग टाइप की बहुत सारी नेफ्रीडिया पाई जाती है। Two statements are there. Question number 164. Ligaments are dense irregular tissue. लिगामेंट और टेंडन रेगुलर टिश्यूज में आते हैं। डेंस तो होता है लेकिन रेगुलर होता है, तो ये फॉल्स है। कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू। टेंडन और लिगामेंट होते हैं, कार्टिलेज और बोन तो होते हैं वो आपके स्केलेटल टिश्यूज होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरी आउट बाई साइटोस्केलेटन इन द सेल। इनमें से कौन सा फंक्शन साइटोस्केलेटन सेल में करती है? प्रोटीन सिंथेसिस करती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है, डिवीजन भी नहीं करती है, ये लोकोमोशन करती है। ठीक है, कॉलम्स मैच कराएंगे। ये लैकोपेरॉन और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो जया जीन याद रखिएगा, ZYA। जया का जो Z है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करेगा, Y जो है वो परमिएज को कोड करेगा, A जो है वो ट्रांस एसिटिलेज को कोड करेगा, I जीन जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करती है। तो क्वेश्चन नंबर 166 के लिए ऑप्शन लेंगे तो ये है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? बायोमैग्निफिकेशन refers to the increase of the toxicant या poison at a successive trophic level। पता है, यही बात सही है। बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल DDT का आपके कोर्स में दिया है कि अगर कोई टॉक्सिक केमिकल किसी ट्रॉफिक लेवल पर ऐड हो जाए तो जब कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम करता है तो उस कंसंट्रेशन का, टॉक्सिकेंट का कंसंट्रेशन हर ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ जाता है। पेडिग्री दिया हुआ है, आपको बताना इनमें से कौन सा सिंबल मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स को इंडिकेट कर रहा है, यानी कंसेंगिनियस मैरिज। तो ऑप्शन ए होगा आंसर। ये इनब्रीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। चौथा वाला आउटब्रीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है जिसमें 3 कलर करके डायमंड को और सर्कल को, तो ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, और नॉर्मल इंडिविजुअल का एक अफेक्टेड बेटा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है जो कंसेंगिनियस मैरिज को इंडिकेट कर रहा है। Once the digested and unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by। आपको मालूम है कि खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड होता है वो सीकम में जाता है, सीकम के बाद कोलन में जाता है, कोलन के बाद रेक्टम में जाता है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, यानी सीकम में जब जाएगा खाना तो इलियम से जाएगा। तो इलियोसीकल वाल्व होती है, स्फिंक्टर होती है एक तरीके की, जो इसका बैकफ्लो रोकती है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट पर होती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक के पाइलोरिक पोर्शन और ड्यूडेनम के बीच में। गैस्ट्रो इसोफेजियल जो होता है वो स्टमक और इसोफेगस के बीच में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो अर्ली डायग्नोसिस में नहीं काम आती है? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, PCR साइकिल, एलाइजा टेक्निक, RDNA टेक्नोलॉजी। तो PCR और एलाइजा और RDNA टेक्नोलॉजीज जो है वो मॉलिकुलर डायग्नोसिस का पार्ट है, लेकिन यूरिन और सीरम और ब्लड एनालिसिस जो आप करते हैं ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है डायग्नोसिस का, जिसमें बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है, पैथोजेंस अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तब पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 171 पर आएंगे। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्पोरेरीली इनएक्टिव स्टेट बिकॉज वेयर इज हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी। तो ये बात तो सही है, आपको 3 कार्डिनल पॉइंट मालूम होंगे, मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम। अब अगर किसी एंजाइम की बात करें, एंजाइम का बेसिक नेचर प्रोटीन होता है, तो लो टेम्परेचर पर वो इनएक्टिव होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे उसके बॉन्ड जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो प्रोटीन डीनेचर कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट 2 पे जो लिखा हुआ है कि व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन द स्ट्रक्चर इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, जिसको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं। अभी याद है एक क्वेश्चन आपने ऐसे ही किया था जिसमें मैलोनिक एसिड सक्सीनिक एसिड का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है। एक ही एंजाइम होता है और उसी के एक एक्टिव साइट के लिए दोनों झगड़ा करते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एकदम ठीक है। कॉलम्स मैच कराएंगे, कौन सा जॉइंट बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगा? देखो, कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है, यानी कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वहां पे। बॉल और सॉकेट आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पे।
ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, ये एसिटाबुलम और पेल्विक गर्डल के बीच में भी होता है। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पर होता है? इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, ये सुचर होता है, तो ये आपके फ्लैट बोन्स में, स्कल बोन में होता है। और सैडल जॉइंट जो होता है ये कार्पल और मेटाकार्पल, यहाँ थंब के पास, यहाँ पर होता है। अगेन टू स्टेटमेंट्स आर देयर, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, कि वास्ट डिफरेंस जो है वो सेमिनल वेसिकल से मिलकर के यूरेथ्रा में इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 इज देयर कि द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, जिसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ये वेजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। बात तो ये भी सही है, और यही नॉर्मल और नेचुरल डिलीवरी का पैसेज होता है। तो इसमें भी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। इन विच ऑफ द ब्लड कॉर्पसल द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस द प्रोजेनी वायरस, कौन सी ब्लड कॉर्पसल में HIV का जो रेप्लिकेशन होता है बहुत तेजी से होता है और वो वायरल प्रोजेनीज प्रोड्यूस करता है? तो ये पता है टारगेट करता है हमारी इम्यूनिटी वाली सेल्स को, यानी टी हेल्पर लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है, आपने कॉलम्स मैच कराने हैं, ड्रग एडिक्शन वाला टॉपिक है कि कौन से ड्रग का क्या इफेक्ट होता है। जैसे देखो, मॉर्फिन इज वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर, जो कि सर्जरी के बाद दिया जाता है, ठीक है ना। मॉर्फिन इज वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर। हेरोइन जो होता है, इसको स्मैक भी बोलते हैं, ये पता है बॉडी के फंक्शंस को कम कर देती है, स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। मारिजुआना ये भांग का डेरिवेटिव है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करती है, जबकि कोकेन जो है एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से लेते हैं, ये डोपामिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी के साथ इंटरफियर करती है। एक क्वेश्चन है कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स की वाइटल कैपेसिटी आपको कैसे पता चलेगी? तो इसका फॉर्मूला है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम। मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं जोड़ा जाता तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो निकल आती है, ठीक है ना। फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, एवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एग्जिबिटिंग द एडाप्टिव रेडिएशन, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की बात कर रहा है, जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर से कई स्पीशीज निकल के आती हैं। आपने पढ़ा है कि ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल से 10 अलग अलग वेराइटीज़ निकली हैं, उनमें से वो कौन कौन सी वेराइटी का कॉम्बिनेशन है वो आपको बताना है। नम्बेट है, स्पॉटेड कस्कस है, फ्लाइंग फैलिंजर है, ठीक है ना। ये जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल के एडाप्टिव रेडिएशंस को इंडिकेट करते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम थर्ड वीडियो में करेंगे। कॉलम्स मैच कराएंगे। CCK यानी कोलेसिस्टोकाइनिन, GIP गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, ANF एट्री नाट्री यूरेटिक फैक्टर, ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो आपको ये बताना है कि कौन से हार्मोन कहाँ काम करते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्पीड आउट करती है। गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड ये गैस्ट्रिक जूस के इनिबिशन को कम करती है। एट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड जो है, ठीक है ना, ये हार्ट से निकलती है, हार्ट की ऑरिकल की वॉल से। और डायूरेटिक हार्मोन वासोप्रेसिन भी कहते हैं इसको, ये किडनी पर काम करती है। अगर ये बॉडी में कम हो जाए ना एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें नॉर्मली एक दिन में पेशेंट 20-20 लीटर तक यूरिन पास करता है। तो इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करिए। इसके पहले के क्वेश्चंस वीडियो 1 में हैं, आज वीडियो 2 और कल वीडियो 3 आ जाएगा, जिसमें ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन के नेचर को देखिए, अपनी NCERT उठाइए, आपको ये बात सच में समझ में आ जाएगी कि आपकी NCERT के अलावा आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर काम नहीं करना है। NCERT कई बार पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, एग्जाम्पल्स को लिखिए,
क्विक नोट्स में आपको माइंड मैप बनाना है, सारे फिगर, सारे डेटा, सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको तैयार करने हैं और पिछले 20-30 साल के जो नीट के पेपर हैं वो लगाने हैं आपने। इससे ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं चाहिए। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो 360 अगर है तो आप 350 प्लस 340 प्लस ईजिली स्कोर कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, विल कैच यू ऑन टुमारो। थैंक यू।